हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। आज केवल 7-8 न्यूमेरिकल देखेंगे और इसमें थ्योरी के रूप में केवल 2 टॉपिक बचा है, एक भौर धाराएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एसी जनरेटर, और बाकी कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं। तो आज हम कुछ छूटे हुए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके बाद एक वीडियो लेक्चर में एसी जनरेटर और भौर धाराएं हो जाएगा और बचेगा एक टाइप के सवाल और भी। और अगर कुछ जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के कुछ सवाल देख लिए जाएंगे, अगर उसमें कुछ लगाने लायक रहेंगे तो उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो कुछ सवाल हैं आज, उसको आज लगाया जाए। तो चलिए हम जो है इसका पहला सवाल लेते हैं। कुछ मिले जुले सवाल हैं, हालांकि आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कुछ है जो उसको आप हल ज़रूर करिएगा। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे जो एग्जाम्पल हैं जो फिगर और कॉन्सेप्चुअल हैं, उसे जो है थोड़ा सा लगाइएगा। जैसे कि इसका हमारा जो पहला सवाल है वो है कि 1.6 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल 1.6 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 50 फेरों वाली एक कुंडली 50 फेरों वाली एक कुंडली 50 फेरों वाली एक कुंडली को 0.35 16 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 50 फेरों वाली एक कुंडली को 0.35 सेकेंड में ये 3 सेकेंड में 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, फेरे भी दिए हैं, टाइम दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है। मतलब ऐसा रखा जाता है कि जिसका जो तल हो कुंडली का वो क्षेत्र के लंबवत हो। इसका मतलब है कि कुंडली पे खींचा गया लंब, यानी कि उसका एरिया वेक्टर जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है ना। इसका तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है ना। तो यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो इसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी आवेश प्रवाहित होने के लिए करंट भी चाहिए। इसमें क्या क्या दिया है, हमारा एरिया दिया हुआ है कितना, 1.6 सेमी स्क्वायर है तो 1.6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर।
सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से गुणा, अगर सेमी को केवल मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻2 से गुणा। फेरों की संख्या कितनी है? 50। टाइम कितना है, यानी अगर हम dt की बात करें या डेल्टा t की बात करें तो 0.3 सेकेंड है। v की बात करें तो 1.8 टेस्ला है। छांव के लंबवत है, तो यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री है b और a के बीच। कुंडली का प्रतिरोध दिया हुआ है कितना? 10 ओम है। तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी क्यू, ये पूछा है। ठीक, तो अब जानते हैं, पहले हम फाई निकालने क्या होता है। फाई में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत हो। यदि कुंडली का प्रतिरोध इतना है तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो फाई बराबर होता है BA cos थीटा। तो चूंकि B cos थीटा cos 0 है, क्योंकि तल जो है छेद के लंबवत है, तो तल पर लंब यानी एरिया वेक्टर और B की डायरेक्शन पैरेलल है, यानी थीटा क्या है? 0 डिग्री है। तो v की वैल्यू है 1.8 और एरिया की वैल्यू 1/10⁻⁴, ये हो जाएगा वेबर। तो फाई की वैल्यू आप यहाँ से गुणा करके निकाल सकते हैं। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90, 18 छक्का 108, 108 का 8 होगा, हासिल 10 का होगा, 18 एकम 18, 10, 18 10 28 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव गुणे 10⁻⁴ वेबर। अब क्या है? अब क्या पूछा है कि इस यानी कि हमको R निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या जरूरी है कि हमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल और करंट निकालना होगा, तभी Q मालूम हो जाएगा। सॉरी, Q मालूम करना है ना। तो जानते हैं कि अगर हम E निकाल लें तो E होता है -N/dt। तो 0.3 सेकेंड में चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा दिया जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत हो, तो उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो प्रारंभ में फ्लक्स 0 था, बाद में फ्लक्स जो है वो इतना हो जाएगा। शुरू में यानी रखने से पहले तो 0 था, बाद में ये मान लीजिए φ2 है ये, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा -N/dt और d फाई का मतलब φ2 -φ1। तो हालांकि ये तो 0 है पहले, बाद में ये आया है इतना, तो ये हमारा मिल जाएगा N dt 0.3 सेकेंड है और ये कितना है 2.88 गुणे 10⁻⁴। ये है वोल्ट और N की जगह जो है 50 रख दी। फेरों की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक, इसको मिटा दिया जाए, यानी ये सवाल में तो दिया ही है, आप इसको जो है देख लेंगे। अब हमको जाहिर सी बात है कि हमको करंट चाहिए, तो करंट मतलब E/R I। तो I की वैल्यू जो है, हम यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, माइनस तो डायरेक्शन के लिए है, तो 50 गुणे 2.88 गुणे 10⁻⁴/3 और ये कितना है 10 ओम।
यही ना, 10 25 50 हो गया। जिससे भाग देंगे 3 पॉइंट में जाएगा, 3 बटे 24 4। आप इसमें भाग करके देख लीजिए, 2.88 में 3 से 0.28, 3 बटे 24, 3 9 27 होगा ना, 9, तो बचेगा 1, 3 6 18, यानी 0, ये आ जाएगा 5 गुणे -96 गुणे 10⁻⁴, तो 5 गुणे आ जाएगा 96 गुणे 10⁻⁴, यानी I बराबर हो जाएगा 5 36 और 9 पचे 45, 5 6 30, 9 पचे 45, 3 48, 2 अंक के बाद दशमलव 10⁻⁴ एम्पियर। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से जैसे कि हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q बटे dt हो सकता है, यानी Q बराबर होगा I dt, है ना। तो Q चाहिए तो I की वैल्यू हो गई 4.8 गुणे 10⁻⁴, और dt की वैल्यू हो गया 3, यानी कि Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो गुणा करने पर, गुणा करके यहाँ पे लिख लीजिएगा जो भी आएगा कूलाम में, है ना। गुणा करके आप लिख लीजिएगा कूलाम में, गुणा सीधे सीधे गुणा करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 510 है ना। ये एक तरह से ये 5.2 हमको निकालना है, 5.1 के भी रखने से पहले तो फ्लक्स 0 था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कमी हो सकती है थोड़ा बहुत, वैसे तो कैलकुलेशन ठीक ही हुआ है, फिर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है 70 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल इतना है। 70 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 12.2 मीटर स्क्वायर है, 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत रखी है, छेद के लंबवत रखी है। कुंडली के परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कुंडली के परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यदि कुंडली को चुंबकीय छेद से बाहर हटा लिया जाए, यदि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हटा लिया जाए, तो तब प्रेरित आवेश ज्ञात करो, प्रेरित आवेश ज्ञात करो।
प्रेरित आवेश का मान तब भी ज्ञात करो, प्रेरित आवेश का मान तब भी ज्ञात करो जब कुंडली का तल उसी क्षेत्र में उलट दिया जाए, जब कुंडली का तल उसी क्षेत्र में उलट दिया जाए। ठीक, देखो क्या क्या दिया है। n 70, क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर, b 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। छेद के लंबवत कुंडली रखी है, जिसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री है। r का मान 10 ओम है। अब लिखा है कि यदि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हटा लिया जाए, जैसे ही बाहर हटा लेते हैं नहीं फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ हम पहले φ1 निकाल लेते हैं, है ना, और फिर Q पूछा है तो I भी निकालना होगा। तो पहले हम φ1 देखते हैं, तो होता है BA cos थीटा, तो थीटा 0 मतलब φ1 बराबर BA होता है। B की वैल्यू 0.6 है और एरिया की वैल्यू 0.2 मीटर स्क्वायर है, तो कितना हो गया 6 गुना 12 यानी 12 वेबर। ठीक, कुंडली के परिपथ में लगा हुआ है। यदि कुंडली, अब दूसरा है कि कुंडली को छेद से बाहर हटा लेने पर, पहली कंडीशन है कि कुंडली को क्या करना है, कुंडली को क्षेत्र से बाहर हटा लेने पर फ्लक्स क्या हो जाता है, फ्लक्स 0 हो जाएगा ना, फ्लक्स φ2 0 हो जाता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, कुंडली के परिपथ इतना रहेगा। यदि कुंडली को चुंबकीय से बाहर तब प्रेरित आवेश ज्ञात करो, प्रेरित आवेश का मान तब भी ज्ञात करो जब कुंडली का तल उसी क्षेत्र में उलट दिया जाए। अब हमें Q चाहिए, सवाल सही है। तो जानते हैं कि Q बराबर होता है N/R माइनस करके डी फाई, या इसी को ये माइनस क्यों आएगा अगर हम φ2 में से φ1 घटाएंगे, या इसको अगर हम प्लस लिख दें तो ये लिख सकते हैं कि φ1 माइनस φ2, तब यहाँ प्लस हो जाएगा। ये डी फाई का मतलब होता है φ2 माइनस φ1, तो माइनस है, या हम तो φ1 में से φ2 घटाएं तो ये प्लस। तो देखिए n फेरो की संख्या 71, ये 10 और φ1 की वैल्यू कितना है 0.12 और ये 0 है। 10 सत्ते 70 यानी Q बराबर 7 गुणे 0.12 यानी कि Q बराबर 7 दूना 14, 7 एकम 7 एक 8, 12 सत्ते 84 इतना कूलाम। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और पूछा है कि φ1 ये है, अब कह रहा है कि अगर उस कुंडली को उलट दिया जाए, φ1 तो मालूम, अब φ2 क्या हो जाएगा, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और इसी सवाल में क्या है, इसी सवाल में कह रहा है ना कि प्रेरित आवेश का मान तब भी ज्ञात करो जब कुंडली का तल उसी क्षेत्र में उलट दिया जाए। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा जब उलट दिया जाएगा, मतलब 180 डिग्री। उलट देने का मतलब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, यानी यहाँ पे φ2 हो जाएगा BA cos 180 डिग्री, यानी φ2 हो जाएगा माइनस BA,
यानी हम बी ए की वैल्यू तो निकाले हैं, तो माइनस आ जाएगा 0.1 वेबर, अभी हमने हल निकाला हुआ है। अब हमको डी फाई या डेल्टा फाई चाहिए, तो फाई 2 माइनस फाई 1 है ना, तो फाई 2 कितना है माइनस, और फाई 1 कितना है, ये भी क्या है माइनस। या अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा। तो ये कितना है, ये भी इतना, ये प्लस है, यानी कि डी फाई हमारा आ जाएगा माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 12 दूना 24, 0.24 हो जाएगा वेबर। अब हमको जब वो चाहिए आवेश Q, तो माइनस एन बाई आर डी फाई होता है। तो Q केवल R और फ्लक्स परिवर्तन पे निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता। तो Q ये है -70/10 और ये -0.24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7, तो 7 गुणे 0.24। अब पूरा कर देंगे, 7 अठे 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 2 16 है ना, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना कूलम। ठीक, इस तरह से उलट देंगे डायरेक्ट तो थीटा 180 अंश हो जाएगा। जैसे कुंडली इधर थी और छेद भी इसी डायरेक्शन में था, तो थीटा 0 था। अब कुंडली उलट दिया जाएगा तो ये छेद इधर है और ये इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो ये है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, एक थोड़ा छोटी सी थ्योरी है। चलिए, अब वो जो है वो या तो पूरा लूप होगा या तो अर्धवृत्त लूप होगा, जैसे ही होगा। हालांकि एक एग्जाम्पल किताब के उदाहरण में दिया हुआ, हम क्या कर रहे हैं, अर्धवृत्त है, इसे थ्योरी है, नोट में ही कर लीजिए। अब जैसे कि ये है अर्धवृत्त, इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर, कागज के तल में क्या है लंबवत नीचे की तरफ। ठीक, बी। और एक अर्धवृत्त है, आप इसे पूरा वृत्त भी मान, अर्धवृत्त है जो कोणीय चाल ओमेगा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा या कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहे हैं अपने अक्ष के परितः ओ पॉइंट। ठीक, तो लूप में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, है ना, लूप में प्रेरित को हमको ईएमएफ क्या होगा ये दिखाना है ना, लूप में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। तो कहने का मतलब है ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, अभी तो यहाँ पे फ्लक्स 0 है जब ये बाहर है, यानी कहने का मतलब कि फाई 1 है 0 है। जब ये घूम के इसके अंदर आता है, यानी ये वाली कंडीशन जब आएगी, यानी कि ये वाली कंडीशन, मान लेते हैं थीटा कोण से यहाँ पे ये तो इस तरह से घूम ही रहा है कोणीय वेग ओमेगा से वो पॉइंट। तो
अब इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल आर है ना। अब इसके साथ फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन। तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है कि एरिया में परिवर्तन। तो इसकी एरिया है ना, यानी कि अब φ2 अगर हमें निकालना है तो हो जाएगा BA cos थीटा। तो चूंकि थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये जो सर्किल है इसका लंब यानी कि इसकी जो एरिया वेक्टर है और v की डायरेक्शन सेम है यानी पैरेलल है, थीटा 0, तो जो भी होगा BA होगा। तो φ2 जो होगा वो BA। तो v यहाँ पे कांस्टेंट है, एरिया में ही परिवर्तन होगा। पहले एरिया फ्लक्स के अंदर 0 थी और बाद में A है, तो A क्या होगी इसकी, ये क्या होगा, अगर ये थीटा है और ये रेडियस r है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी r, ये चाप हो जाएगा r थीटा। अगर हम इसको d थीटा माने तो ये r d थीटा। कोण बराबर, चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या। और इसकी एरिया जो हमने पीछे बताया वो हाफ होती है r इंटू r थीटा। तो ये 5 हो जाएगा हाफ BR² थीटा। अगर इसको हम सूक्ष्म एरिया d थीटा, जैसे कि हमने एक लंबाई का चालक लिया था जिसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया था, बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से है। अब d क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन यानी φ2 माइनस φ1। तो φ1 0 है यानी यही आ जाएगा BR² थीटा, है ना। अब क्या है, अब फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है, एरिया तो निकल गया, एरिया तो पहले ही निकाला। अब फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब होता है d∅/dt, d∅/dt निकालना है। क्योंकि जब ये अंदर जा रहा है तो फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। तो EMF की बात करें, लूप में प्रेरित EMF अगर देखा जाए तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा की बात करें तो आप चाहें तो वो होता है E d∅/dt। आप माइनस डायरेक्शन के लिए है, मैग्नीट्यूड में हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो d∅ की वैल्यू क्या है, हाफ BR² थीटा, है ना, अपान क्या होता है dt, अपान क्या है dt। यहाँ पे ये जो एंगल है, आप जो है इसे सूक्ष्म एंगल d थीटा ही रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो है d थीटा ही रखिए, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। तो ये चाप की वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये d थीटा है ना, d थीटा। हालांकि हम d∅ ना ये फाई निकालते तो यहाँ d∅ होता तो d इसके साथ आ जाता, लेकिन हमने पहले d∅ निकाले, अब यहाँ पे d थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर भी d थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस हो जाएगा हाफ BR² d∅/dt, और इसी को ओमेगा कहते हैं। तो BR² ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है d∅/dt, है ना। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस पे नहीं ध्यान देना, हमारा मैग्नीट्यूड, माइनस का मतलब है कि फ्लक्स परिवर्तन का विरोध हो रहा है ना, क्योंकि जैसे ये अंदर आ रहा है फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसा होगा कि फ्लक्स को क्या करेगा, घटाने की कोशिश, तभी वो माइनस हो गया। ठीक,
तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसमें जो करंट बहेगी वो किस डायरेक्शन में बहेगी, क्योंकि इधर आ रहा है यानी फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी हो कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र हो इसके विपरीत हो। तो इसका मतलब हुआ कि करंट अगर ऐसे इसमें बहेगी तो उसके कारण जो क्षेत्र होगा वो इधर होना चाहिए बाहर, तभी तो इसको घटाएगा, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज बहनी चाहिए। ठीक, तो इसी पे आधारित एक सवाल ले लिया जाएगा, ये है ना। ये मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है, ये माइनस लेंज के नियम से आया है कि जिस कारण से ये उत्पन्न होता है उसी का विरोध, हमेशा ये फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करता है, यानी फ्लक्स में वृद्धि हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या धारक दिशा ऐसी होगी कि वो उसको घटाएगा, है ना। यानी ये वृद्धि और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए वहाँ माइनस लगा। तो इस तरह, और हमने यही फार्मूला निकाला था कब, जब एक लंबी छड़ लिया था या लंबाई का और उसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया था डी थीटा कोण से, तो ये वाला फार्मूला आया था, dl² हो गया था बस। और एक अगर लंबी छड़ है उसको चुंबकीय क्षेत्र में काटता हुआ घुमाएंगे तो उसका ये आया था VVL आया था, ये आया था। और ये इसको अगर सर्किल के रूप में घुमाएं तो ये आएगा, और ये रेखीय गति में है और ये घूर्णन गति में है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पे आधारित एक सवाल देख लेते हैं और इसके बाद भी छोटे छोटे 2-3 सवाल देख लेते हैं। अब 1-2 लेक्चर इसके और हैं, इसके बाद एक थ्योरी का रहेगा, एक बचा खुचा न्यूमेरिकल का रहेगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए वहाँ पे हमने डी थीटा, अगर थीटा क्यों लिया है तो यहाँ पे हमको फाई लेना चाहिए था, तो इसलिए हमने आसान बनाने के लिए वहाँ थीटा मान लिया कि उसको सूक्ष्म एंगल डी थीटा घुमाने में कितनी एरिया में कितनी परिवर्तन हुआ। एरिया में परिवर्तन मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, है ना, क्योंकि बी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो फ्लक्स में परिवर्तन 3 तरह से होता है, या तो एरिया में परिवर्तन करके, या तो क्षेत्र में परिवर्तन करके, या एरिया वेक्टर और क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल बदल कर। ये आपकी किताब का ही एक एग्जाम्पल है, बहुत आसानी सवाल लगेगा। लिखा है कि एक पहिया, मतलब उसी तरह का हमने एक अर्धवृत्त ले लिया ना, कोई भी राउंड में इस तरह से घूमेगा, तो चूंकि वहां हमने रॉड का रेडियस को L माना है और यहाँ पे उसकी रेडियस R, फार्मूले में कोई अंतर नहीं, वहां पर भी यही आया था L² ओमेगा और यहाँ पे आया R² ओमेगा, तो R L एक ही चीज है, शर्ते वहाँ रेडियस L से प्रदर्शित की गई थी। चलो इसको दूसरे ढंग से, तो उसी पे आधारित सवाल है कि एक पहिया जिसमें, क्वेश्चन, एक पहिया जिसमें 0.5 मीटर लंबे, 0.5 मीटर लंबे धात्विक स्पोक हैं, धात्विक स्पोक मतलब होते हैं तीली, को 120 चक्र प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। 120 चक्र प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। ठीक, पहिए का घूर्णन तल उस स्थान पर, पहिए का घूर्णन तल उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक के अभिलंबवत, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक
एच ई दिया हुआ है के लंबवत है। उस स्थान पर यदि एच ई का मतलब अर्थ से है, 4 गॉस है, तो पहिए की धुरी मतलब एक्सेल तथा रिम के मध्य, तो पहिए के धुरी तथा रिम के मध्य स्थापित प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? स्थापित प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। तो ठीक जो अभी हमने बताया या इसके पहले हमने जो बताया था, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या लगा देंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, क्योंकि एक सर्किल की तरह घूम रहा है जिसकी रेडियस क्या है, जो कोणीय चाल क्या है उसकी ओमेगा है, तो हाफ BR² ओमेगा यही होगी। और यहाँ से ओमेगा बराबर जो होता है वो 2πN या F होता है। ठीक, तो उसमें कहा है कि वो आवृत्ति उसका दिया हुआ है कि 120 चक्र प्रति मिनट, यानी N की वैल्यू दिया है 120 चक्र प्रति मिनट, है ना। 1 मिनट में 120 चक्र, तो 1 सेकंड में कितने चक्र हो जाएंगे? है ना, लिखा है कि 120 चक्र प्रति मिनट की दर से, तो 1 मिनट में यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मिनट में कितने, 1 मिनट का मतलब है कि 60, सेकेंड में कितने चक्र? 120, तो 1 सेकेंड में कितने चक्र हो जाएंगे? पर सेकेंड चक्रों की संख्या ही तो N होती है, 120/60 मतलब 60 मतलब 2, ये N बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, पर सेकेंड चक्रों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गया 2πN, यानी ओमेगा हो जाएगा 2π/2, यानी ओमेगा हो गया 4π। ठीक, अब यहाँ से E बराबर हो गया हाफ, और B की वैल्यू कितना है? कहाँ दिया हुआ है B की वैल्यू? लंबाई R का मान तो यहाँ दिया 0.5 मीटर लंबा है ना। हाँ, ये गॉस है, तो B की वैल्यू 0.10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि एक गॉस टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि एक गॉस में इतना टेस्ला है, तो 0.4 गॉस में हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। R की वैल्यू क्या है? 0.5 का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाला है 4π। क्या निकाला है? 4π। या इसको आप ऐसे कर लीजिए, 0.4 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा 5×25 25, और ये होगा पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। तो ये हालांकि किताब का सवाल है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना वोल्ट आएगा? 0.28 दिया है 10⁻⁵ वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक,
तो ये है, तो इतना जो है कहा है ना कि पहिए की धुरी और रिम मतलब जैसे कि ये तीली है तो यहाँ पे धुरी होता है, ये रिम है, इसके बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक, तो इतना उत्पन्न होगा। ठीक, इस पे आधारित और भी सवाल होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए मिटा दें इसको। अब एक सवाल ये है कि एक प्रेरक में, मतलब अब आसान टाइप के सवाल हैं, 3-4 सवाल और देख लेते हैं कि एक प्रेरक में प्रवाहित धारा, एक प्रेरक में प्रवाहित धारा, एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर दिया है 2 + 5t, 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक, जहाँ I एम्पियर में तथा t सेकेंड में, जहाँ I एम्पियर में और t क्या है, सेकेंड में। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरण गुणांक पहला है, स्वप्रेरण गुणांक दूसरा है t बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा, 2 सेकेंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। ठीक है, 2 चीज पूछा है इसमें। पहला स्वप्रेरण गुणांक मतलब L पूछा है, और दूसरा पूछा है संचित ऊर्जा क्या होगी। तो धारा का मान I बराबर दिया हुआ है, देखो धारा का मान क्या दिया हुआ, 2 + 5t दिया हुआ है। मतलब है करंट समय के साथ बदल रही है, तो यहाँ पे जब करंट बदलेगा तभी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो कह रहा है कि जहाँ I एम्पियर में t सेकेंड में, इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ये हमारा दिया हुआ 10 मिली वोल्ट यानी 10⁻³ वोल्ट। ठीक, पहला स्वप्रेरण गुणांक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, यानी di/dt। और हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है L di/dt। यहाँ फेरों की संख्या तो दिया नहीं तो L नहीं लिखे, फेरों की संख्या भी पता है तो यहाँ से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, L बराबर हो जाएगा E/dt/di। तो यहाँ चूंकि माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस तो केवल जो है जानते हैं किस लिए दिया हमें, मैग्नीट्यूड से मतलब है।
ठीक। तो यहाँ ई की वैल्यू होगी 10 × 10⁻³ और डी टी di/dt दिया हुआ है, तो ये उलट गया तो 1/5 हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, 1/5। तो यल की वैल्यू है 5 × 10 यानी कि 2 × 10⁻³ है, ये आ गया। ठीक। और अब का कहा है कि t/2 सेकेंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा, है ना। तो जाहिर सी बात है दूसरे सवाल में क्या है कि t/2 सेकेंड में करंट कितनी हो जाएगी, तो जानते हैं 5 × क्या है 2 × 5t है, तो I हो जाएगा 2 + 5 × 2 अनुपात में 10 2 12 यानी कि 12 एम्पियर हो जाएगा। यानी करंट का मान 2 सेकेंड में 12 एम्पियर है। तो संचित ऊर्जा के लिए हम लोग क्या कहते हैं, U बराबर होता है हाफ Li² होता है या L0² होता है, जो भी लिखिए यहाँ पे 0 भी रहे। L की वैल्यू है 2 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, 12 12 144 × 10⁻³ जूल। या आप इसको जो है आप उस तरह लिखना चाहें कितना जूल या 0.14 अगर ये 10 वाली बात हटा दिया जाए। तो चलिए, ये भी एक सिंपल सवाल था, पूछा गया है बोर्ड में, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको जो है लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमारा सवाल है, चार सवाल और हैं या 3 सवाल हैं, जो भी हैं देखा जा रहा है। लिखा है कि Y के क्रोड वाली एक परिनालिका में, क्वेश्चन है कि Y के क्रोड वाली एक परिनालिका में जिसकी लंबाई 30 सेमी है, की लंबाई 30 सेमी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर है, तथा कुल फेरे 500 हैं। है 25 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 25 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। धारा को 10⁻³ सेकेंड में के अल्पकाल में अचानक बंद कर दिया जाता है, अचानक बंद कर दिया जाता है। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच परिपथ में स्विच के
खुले सिरों के बीच, खुले सिरों के बीच उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं। सिरों पर ध्यान नहीं देना। परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक। Y के क्रोड वाली, मतलब एक परिनालिका में जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है L 30 सेमी मतलब 30 × 10⁻³ मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर मतलब 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, फेरों की संख्या यानी कि 500 है, I जो है हमारा 25 एम्पियर है, धारा को इतने सेकंड के अल्पकाल में अचानक बंद कर दिया जाता है, यानी फ्लक्स 0 हो जाएगा। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल के लिए हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है -L/dI/dt। तो इसके लिए ज़रूरी है कि L भी हमको निकालना है, और परिनालिका का L क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा जो होगा वो -L/dI/dt होगा, है ना। और परिनालिका के लिए L बराबर क्या होता है मालूम है, हमने निकलवाया था μN² A/L। ठीक, या A की जगह πr² कर सकते हैं। ये परिनालिका के लिए याद रखिएगा, सारे फार्मूले याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ L निकाल के यहाँ रखेंगे। dt की वैल्यू दिया है 10⁻³ सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है dt बराबर है 10⁻³ सेकेंड। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की उपेक्षा करना, वहाँ पे ध्यान नहीं देना है सिरों पर, क्योंकि जाके घट जाता है ना। तो अब क्या करना, पहले L कैलकुलेट करके वहाँ रखना। DI दिया हुआ है, क्या कहा है कि 25 एम्पियर कितने में 0 हो जाती है, तो यहाँ पे DI मतलब है कि बाद वाली करंट 0 हो जाता है। I2 - I1, I2 0 है ना। यहाँ पे अगर हम DI की बात करें तो I2 - I1 यानी कि 0 - 25 रहेगा। ठीक, DI बराबर इतना। तो पहले हम यहाँ पे L कैलकुलेट कर लें, तो L बराबर क्या है μ0। μ0 का मतलब है कि 4π × 10⁻⁷। फेरों की संख्या 500 × 500, एरिया हमारा है 25 × 10⁻⁴, और L की वैल्यू कितना है 30 × 10⁻²। इस तरह से हम लोग L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब हमारा जो है E चाहिए। कैलकुलेट करके आप जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि 500, ये 2 पावर यहाँ से कट जाएगा, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये
50 है, 5वां 25 यानी 4 पाई गुणे 10⁻⁷, 5वां 25 और 3 0 और गुणे यहाँ पर भी शायद 25 है, तो 2 0 से ये कट जाएगा। अब बटे 3 है, तो यहाँ पे क्या है कि 4 गुणे 3.14 10⁻⁷, 25 25 625 और 1 0 बटे 3, मतलब इतना कर लिया। अब इसके बाद सीधे सीधे इस में इसको रख दीजिए, di की वैल्यू 0 - 25 है, आराम से लग जाएगा। आप कैलकुलेशन खाली करिएगा, हम उत्तर बता दे रहे हैं। -l की वैल्यू यहाँ पे रखिए, कितना है 4 गुणे 31 गुणे 10⁻⁷ गुणे 62 50 बटे 3 और गुणे di बटे dt होगा ना, ये di की वैल्यू है 0 - 25 और dt की वैल्यू 10⁻⁻। अब ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 6.5 वोल्ट आएगा। 6.5 वोल्ट। आप बहुत इत्मीनान से इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना। आप बहुत इत्मीनान से इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक। चलिए 2 सवाल और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जैसे पास रखे दो कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य इतना है। क्वेश्चन है पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो, 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो, तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। फ्लक्स बंधता या फ्लक्स ग्रंथिका मतलब d5 पूछा है, n5 उसी को कहते हैं। तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता कितना परिवर्तन होगा। यानी कि दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा।
यानी कि हमें डी फाई मालूम करना है, यानी कि एन फाई या इसी को एन डी फाई। तो एन तो यहाँ पे दिया नहीं, एक ही कुंडली है। तो फ्लक्स बंधता में परिवर्तन यानी वही फ्लक्स में परिवर्तन, एक कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन पूछ रहा है। तो हल कैसे करना है? अन्योन प्रेरकत्व को हम लोग एम से दिखाते हैं, वो है 1.5 हेनरी, और dt हमारा दिया हुआ है 0.5 सेकेंड में। धारा 0 से 20 यानी कि di हमारा 20 माइनस 0 20 एम्पियर। तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा, यानी कि हमारा d5 पूछ रहा है। तो जानते हैं कि d5 पूछ रहा है, तो कैसे? एक सूत्र तो हम लोग जानते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हमने n5 बराबर जैसे Li होता था, उसी तरह से n5 बराबर Mi भी होगा। चूँकि n तो है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए डी फाई या डेल्टा फाई करेंगे तो m di होगा। ठीक, तो जानते हैं कि फाई बराबर होता है Mi। अगर n कई कुंडली कई फेरे होते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग डी फाई की बात करें या डेल्टा फाई की, तो m di होगा। यही हमको निकालना है। ठीक, हमें dt से कोई मतलब भी नहीं है, हमें डी फाई निकालना है। डी फाई अपने आप निकल जाएगा, यहाँ पे dt का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू दिया है 1.5 हेनरी और di हमारा दिया है 20 एम्पियर। तो हो जाएगा 15 दूना 30 यानी कि 30 वेबर। कितना आंसर आ जाएगा? 30 वेबर। तो यहाँ पे फ्लक्स अगर धारा बढ़ रही है तो इसका मतलब है फ्लक्स बढ़ रहा है ना। तो फ्लक्स परिवर्तन धारा वृद्धि का विरोध करेगा। धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स में जो परिवर्तन है धारा वृद्धि का क्या करेगा? विरोध। मतलब है कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित करंट उत्पन्न हो जाएगी, जो कि इस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध यानी मुख्य धारा के बहने का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो कभी कभी सवाल इस पर भी आ जाता है ना, तो ये भी ध्यान रखना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं। यहाँ अगर n भी होता है तो n ऐसे लिख सकते हैं डी फाई, या n डी फाई बराबर होता है एल डी आई, ये भी हो सकता है। इस सूत्र को भी याद रखना। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते, एक आखिरी सवाल है, ये सब आसान है। ठीक, चलिए इसको मिटा दिया जाए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, तो प्रश्न नहीं है, तो आप देख लेंगे। अब हम ये सवाल आखिरी छोटा सा, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, आसान है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से, इस कुंडली में
इस कुंडली में कितने समय में धारा, कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर, 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट जाएगा। तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी का मतलब हुआ कि 80 गुणे -3 हेनरी हुआ। तो कितने समय मैंने dt पूछा है, धारा di परिवर्तन हो रहा है 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर, मतलब 5 एम्पीयर हो गया। विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात E बराबर होता है -L di/dt, या dt बराबर हो जाएगा L di/e। तो समय तो चूंकि पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह जानते हैं क्यों आया है, तो हमें पॉजिटिव से मतलब है। तो L की वैल्यू क्या है, 80 गुणे -3, di 5 है और E की वैल्यू है 400 वोल्ट। और 25 40, 5 से 5 कट गया, तो dt समय हुआ 10⁻³ सेकंड। इतने सेकंड में जाकर के ऐसा होगा। ठीक, देखिए उदाहरण 6.4 में ये दिया हुआ है, इस तरह का सवाल है आपके NCERT बुक का, आप इसको पढ़िएगा। इसमें लूप में करंट की डायरेक्शन पूछा है। ठीक, जैसे मैं एक सवाल केवल उदाहरण के तौर पे एक ठो बता दे रहा हूँ, बाकी इसमें हल किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे एक इसमें बनाया है इस तरह से, और वो क्षेत्र में प्रवेश कराया जा रहा है ना, और क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, नीचे की ओर है। आगे है इसको इसके अंदर लिया जा रहा है, तो पूछ रहा है लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इसके अंदर आएगा तो इसके फ्लक्स में वृद्धि होगी, फ्लक्स में परिवर्तन में वृद्धि होगी। तो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन ऐसी होती है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर, यानी फ्लक्स की वृद्धि को घटाता है। तो करंट ऐसा, मतलब फ्लक्स का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है वो कागज तल में लंबवत अंदर की ओर है। इसका मतलब है करंट इसमें ऐसा हो जो इसके फ्लक्स का विरोध करे, मतलब है इसको कम करे, ये क्षेत्र के मान को क्या करे, कम करे। यानी कि यहाँ इसमें करंट ऐसे बहे कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो इसका जस्ट अपोजिट हो। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर इसको घटाना है, तो यानी कि इसका क्षेत्र जो होगा वो बाहर की ओर हो। तो इसका मतलब है कि वो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम निकालिए, क्योंकि ये सर्किल, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, छेद बाहर होना चाहिए। अगर ऐसे करंट होगा तो और बढ़ाएगा, तो प्रेरित करंट की दिशा ऐसे हो जाएगी, ऐसे, मतलब ऐसे, यानी छेद बाहर होगा, मतलब इस छेद का वो विरोध करेगा। तो अगर यही बाहर निकलेगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो आज का वीडियो लेक्चर अब बस हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हमको इस
चैप्टर में केवल 2 वीडियो लेक्चर ही कोशिश करेंगे बनेगा। एक है थ्योरी में है 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट बची है, भंवर धाराएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद एसी जनरेटर जो कि प्रत्यावर्ती धारा का पोर्शन है, मतलब एसी जनरेटर जो है वो एसी करंट जो हम पढ़ेंगे उसका टॉपिक है। तो ये दोनों एक में हो जाएगा। बचे न्यूमेरिकल, हम उस टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे कि अभी हमने बताया था कि कोई एक छड़ है जो क्षैतिज है और उसे पूर्व पश्चिम दिशा में करके गिराया जाए, उत्तर दक्षिण दिशा में करके गिराया जाए, या क्षैतिज ही चलाया जाए चारों ओर, है ना, वर्टिकली नीचे गिराया जाए तो उसके सिरों पे कितना विद्युत वाहक बल होंगे। एरोप्लेन है वो क्षैतिज चल रही है तो उसके दोनों नोकों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। एक रेलगाड़ी है वो एक ट्रैक पे क्षैतिज जा रही है तो उनके दोनों जो धुरी है चक्का उनके बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। एक आदमी है जो पूरब से पश्चिम दौड़ रहा है तो उसके तलवे सर के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और किसी छड़ को चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पे अगर चलाया जाए तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। तो इस टाइप में प्लस एनसीईआरटी के कुछ फिक्स सवाल एक साथ लेंगे एक वीडियो में। तो कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का एंड कर दें 2 वीडियो लेक्चर में। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एसी करंट शुरू होगा। यानी हमारा एक लक्ष्य ये है कि इस महीने को समाप्त होते होते ये किताब समाप्त हो जाए और दूसरी किताब दूसरा पोर्शन है जिसको हम लोग लाइट या किरण प्राकृत जो है वो तरंग के बारे में और लाइट के बारे में जो अध्ययन करेंगे, हाइगेंस का प्रिंसिपल है उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो शुरू करेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर बस हम यही समाप्त करते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो वीडियो है, हमारा जो प्रयास है वो आपको पसंद आता होगा। हमारी ये कोशिश है कि हम जो आप तक सही मैसेज पहुंचाएं और सही बताएं और आपके बोर्ड लेवल की परीक्षा का अच्छे से तैयारी करें, ये हमारा प्रयास है। तो हमारा अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सब्सक्राइब कराएं, लोगों को बताएं, प्रचार करें ताकि इस अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। हाँ, अगर कोई पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और सही चीज़ आपके सामने ला सकूं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।